Hello, hello everyone. This is Unit 1 and lecture number 3rd. तो अभी हम पढ़ चुके हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक तक हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक किस हिसाब से करोगे कि ब्रिक की प्रॉपर्टी के हिसाब से हमने ब्रिक को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, देन थर्ड क्लास। किसके हिसाब से? ब्रिक की प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो नाम से ही पता लग रहा है फर्स्ट क्लास ब्रिक इज बेटर देन सेकंड क्लास ब्रिक एंड सेकंड क्लास ब्रिक इज बेटर देन थर्ड क्लास ब्रिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्लास ब्रिक, तो हम कैसे पता करेंगे कि ये ब्रिक फर्स्ट क्लास है? तो चेक करने के प्रॉपर्टी हैं कुछ, तो उनको देखिएगा। तो फर्स्ट पॉइंट, मेटेलिक रिंगिंग साउंड शुड कम व्हेन टू ब्रिक आर स्ट्रक अगेंस्ट ईच अदर। दैट मीन्स हम दो ब्रिक को आपस में एक दूसरे से स्ट्रक कराएंगे तो उनसे मेटेलिक रिंगिंग साउंड आनी चाहिए। अगर वो फर्स्ट क्लास ब्रिक है तो मेटेलिक रिंगिंग साउंड आएगी। सेकेंड इज, अगर हम ऑन अलाउ इमर्ज इन कोल्ड वाटर फॉर 24 आवर, वाटर एब्जॉर्प्शन शुड नॉट बी मोर देन 20% ऑफ इट्स ड्राई वेट। डैट मीन्स हमने क्या किया, सबसे पहले उसका ड्राई वेट मेजर कर लिया W1, देन उसको हमने क्या किया, कोल्ड वाटर में 24 आवर के लिए हमने उसको इमर्ज कर दिया, पानी में कम्प्लीटली डुबो दिया है। देन उसके बाद हम बाहर निकालते हैं 24 आवर बाद, फिर हम उसका वेट करेंगे W2। तो उनके बीच में जो मॉइस्चर कंटेंट है, जब उसके वाटर ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी हो 20% से मोर देन नहीं होनी चाहिए। एंड क्रेसिंग स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक इज 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर या 10.5 MPa से ज़्यादा, या तो ये या उससे ज़्यादा होनी चाहिए क्रेसिंग स्ट्रेंथ। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सेकंड क्लास ब्रिक। तो सेकंड क्लास ब्रिक को आप कैसे पता करोगे? सेकंड क्लास ब्रिक फर्स्ट क्लास ब्रिक से तो बेटर है नहीं, उससे थोड़ी क्वालिटी लो है, तो इसमें स्मॉल क्रैक्स एंड डिस्टोर्शन आ सकते हैं। वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए? वही प्रोसीजर होगा वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी का। ड्राई वेट किया ब्रिक का, देन उसको कोल्ड वाटर में 24 आवर के लिए हमने इमर्ज किया, देन बाहर निकालने के बाद हमने W2 वेट किया। तो वाटर एब्जॉर्प्शन कितना? 22% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। किससे? ड्राई वेट से, ध्यान रखना, किससे? ड्राई वेट से। एंड क्रिसिंग स्ट्रेंथ 7 MPa या 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर, या तो ये या इससे ज़्यादा होनी चाहिए। देन लास्ट थर्ड क्लास ब्रिक। थर्ड क्लास ब्रिक लोअर क्लास ब्रिक है, तो ये सॉफ्ट होती है, डैट मीन्स थोड़ी ब्रिटल टाइप होती है, एंड रेडिश येलो कलर होता है, फुल्ली रेडिश नहीं होता, हल्कापन येलो टाइप होता है। ओके, एंड वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कितना? 25% ऑफ द ड्राई वेट। वाटर एब्जॉर्प्शन का वही फॉर्मूला जो अपन ने ऊपर फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास ब्रिक के लिए यूज़ लिया था, बट वैल्यू 25% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। किससे? ड्राई वेट से। एंड क्रिसिंग स्ट्रेंथ 5.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, या तो ये या इससे ज़्यादा होनी चाहिए। ओके, तो ये क्लियर हुआ। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक कितने? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्लास ब्रिक। तो फर्स्ट क्लास ब्रिक इज बेटर, फिर देन सेकंड क्लास ब्रिक, देन थर्ड क्लास ब्रिक। तो थर्ड क्लास ब्रिक इज लोअर क्लास ब्रिक। उसके बाद हम पढ़ते हैं टेस्टिंग ऑफ ब्रिक, कि हमारे पास ब्रिक के हमने टाइप पढ़ लिए कि फर्स्ट क्लास ब्रिक होती है, सेकंड क्लास ब्रिक होती है, थर्ड क्लास ब्रिक होती है। अब हमें ब्रिक का टेस्ट करना है कि हम ब्रिक को कैसे पता करें कि ये ब्रिक हमारे लिए बेस्ट है। कि जैसे फाउंडेशन बनाते हैं, सुपर स्ट्रक्चर के लिए अलग स्ट्रेंथ की ब्रिक चाहिए होती है। तो इसके लिए हम कैसे पता करें? तो हम कुछ टेस्ट करते हैं ब्रिक के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। टेस्ट देख लीजिएगा एक बार, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, एफ्लोरेसेंस टेस्ट एंड डायमेंशन एंड टॉलरेंस टेस्ट। तो फर्स्ट टेस्ट है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते कैसे हैं ब्रिक को?
तो एक बार समझिएगा कैसे करते हैं। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए क्या करते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं CTM मशीन से। CTM मीन्स कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन, ओके। और किससे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट किससे करते हैं, CTM कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन। लेबोरेटरी मेथड है, लैब में हम यूज लेते हैं इसको। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसका प्रोसीजर देखिए एक बार। सबसे पहले क्या करते हैं, कोई भी ब्रिक का सैंपल है अपने पास कि हमें इस ब्रिक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करनी है। तो सबसे पहले हमने इसे क्या किया, 24 आवर के लिए हमने इसको क्या किया, वाटर में इमर्ज किया। कितने, 24 आवर के लिए। फिर देन 24 आवर इमर्ज करने के बाद हमने इसको बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद क्या किया हमने, इसमें जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग को मोर्टार से भरते हैं। मोर्टार मतलब सीमेंट और सैंड का मिक्सचर को भरते हैं। तो जनरली हम 1:3 का यूज लेते हैं। 1:3 डैट मीन्स 1 फॉर सीमेंट एंड 3 पार्ट्स फॉर सैंड। तो 1:3 का मिक्सचर बना के मोर्टार हम अभी आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो मोर्टार से हम क्या करते हैं, फ्रॉग को फिल कर देते हैं। फ्रॉग मैंने बताया था, फ्रॉग क्या होता है, फ्रॉग एज ए की जॉइंट होता है, जो कि मोर्टार से फिल करके की जॉइंट की तरह काम करता है, जहाँ पे ट्रेड मार्क बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, जहाँ पे ट्रेड मार्क बनाया जाता है। हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं फ्रॉग क्या होता है। देन हमने क्या किया, फ्रॉग को मोर्टार से फिल कर दिया। मोर्टार से फिल करने के बाद क्या हुआ, हमने इसको क्या किया, अगेन इसको हमने क्या किया, इमर्ज किया 24 आवर के लिए। 24 आवर के लिए हम क्या करते हैं, डैम जूट में ब्रिक को रखते हैं। देन उसके बाद हम इसको 3 दिन के लिए इमर्ज करते हैं क्लीन वाटर में, ओके। फिर देन क्या करते हैं, हम इस पर 14 MPa का लोड लगाते हैं पर मिनट से, ओके। तो जो मैक्सिमम लोड होगा जिस पे ब्रिक ब्रेक हो जाएगी, ब्रिक फेल हो जाएगी, उसको नोट कर लिया जाएगा। समझ में आया। तो क्या करते हैं, एक बार फिर से हम क्या करते हैं, CTM मशीन में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रिक को 24 आवर के लिए वाटर में क्या करना है, इमर्ज करना है। देन हम क्या करते हैं, जो फ्रॉग होता है उसमें 1:3 मोर्टार से हम इसको क्या कर देंगे, फ्रॉग को फिल कर देंगे। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको जूट आती है अपनी, जिसे हम बोरी बोलते हैं, उसमें डैम कंडीशन में 24 आवर के लिए रखेंगे। देन उसको 3 दिन के लिए क्लीन वाटर में इमर्ज करेंगे। फिर उसको हम बाहर निकालेंगे, ब्रिक को फिर हम CTM मशीन में रखेंगे। CTM मशीन में हम 14 MPa का लोड लगाते हैं पर मिनट की रेट से। फिर जिस मैक्सिमम लोड पे वो फेल हो जाती है ब्रिक, उसको हम नोट कर लेंगे। क्लियर। तो फिर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे हम, मैक्सिमम लोड जो आया फेलियर कंडीशन पे अपॉन एरिया ऑफ द ब्रिक। तो एरिया ऑफ द ब्रिक जो भी यूज ले रहे हैं, स्टैंडर्ड ब्रिक है तो 19 × 9 सेंटीमीटर सरफेस एरिया होगा उसका, उससे निकाल लेंगे। तो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक कितनी लेते हैं, 3.5 न्यूटन पर mm² मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है ब्रिक की। इससे नीचे है तो हम ब्रिक काम में ही नहीं लेते, वो तो ब्रिक कहीं काम की नहीं है, ओके। तो ये क्लियर हुआ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट क्या होता है। देन उसके बाद एक चीज़ और देख लीजिएगा, अगर ब्रिक की स्ट्रेंथ 7 to 14 न्यूटन पर mm² के बीच में है तो हम उसे क्लास ए ग्रेडेड ब्रिक बोलते हैं। अगर उसकी 14 न्यूटन पर mm² से स्ट्रेंथ है तो उसे हम AA ग्रेड की ब्रिक बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। तो वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट अपन ने फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास ब्रिक के लिए मैंने आपको बताया था। तो वही है प्रोसीजर, एक बार देख लीजिएगा, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ इसी वीडियो में, पर एक और देख लीजिएगा। सबसे पहले ड्राई वेट करते हैं। टेक ए ब्रिक सैंपल को लिया एंड इट्स वेटेड ड्राई W1, उसका वेट कर लिया हमने W1। देन उसको हम 16 आवर के लिए वाटर में इमर्ज किया। देन वेट आया W2, देन वेट क्या आया W2। फिर देन उसके बाद क्या करते हैं हम, जो उसका परसेंटेज एब्सॉर्प्शन वाटर, उसका फॉर्मूला क्या है, W2 - W1 अपॉन W1। मतलब इमर्ज के बाद वेट W1 माइनस ड्राई वेट अपॉन ड्राई वेट, क्योंकि
हमने वहाँ पढ़ा था कि परसेंट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हम किसके रेस्पेक्ट में देखते हैं, ड्राई वेट से, इसलिए अपन ड्राई वेट आएगा। ओके, इसलिए अपन हमने W1 किया है। तो फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए वाटर एब्जॉर्प्शन 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सेकंड क्लास के लिए 22% एंड थर्ड क्लास के लिए 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये क्लियर हुआ। देन उसके बाद हम पढ़ते हैं एफ्लोरेसेंस टेस्ट। तो एफ्लोरेसेंस टेस्ट क्या होता है? एफ्लोरेसेंस होता क्या है जनरली? एफ्लोरेसेंस होता है कि मतलब हम उस पर देख रहे हैं, आपने देखा होगा कि ब्रिक पे हल्का हल्का बाइट सा नमक सा जमा हो जाता है पानी में खारेपन की वजह से, या पानी में खारेपन मतलब पानी में कुछ सॉल्युबल साल्ट है, वाटर में साल्ट की वजह से उस पर बाइट साल्ट सा जमा हो जाता है। तो इसको ही बोलते हैं एफ्लोरेसेंस, बाइट पैचेज हो जाता है। तो इसको हम टेस्ट कैसे करते हैं? तो सॉल्युबल सॉल्ट की प्रेजेंस को पता करना है हमें, सरफेस ऑफ ब्रिक पे कितनी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम ब्रिक को इमर्ज करते हैं 24 आवर के लिए। हमने ब्रिक को इमर्ज किया 24 आवर के लिए, देन हमने उसको क्या किया, बाहर निकाला 24 आवर इमर्ज करने के बाद। फिर उसको हम ड्राई मतलब शेड मतलब छाए में हम उसको ड्राई करते हैं। ठीक है, तो ब्रिक को हमने ड्राई कर लिया। ड्राई करने के बाद हम उस पर देखते हैं कि उसमें ग्रे या वाइट डिपॉजिट साल्ट कितना है। अगर वहाँ पे ग्रे और वाइट डिपॉजिट साल्ट का सरफेस पे एब्सेंस है तो ये क्या दिखाएगी कि ब्रिक ये अपने लिए बेस्ट है, ये ब्रिक अपने लिए बेस्ट है। ठीक है, नील है तो ये एफ्लोरेसेंस टेस्ट में पास हो गई। अगर सरफेस पे 10% ऑफ सरफेस एरिया है वाइट डिपॉजिट, वाइट साल्ट, वाइट या ग्रे डिपॉजिट साल्ट, तो इसे बोलेंगे हम स्लाइट एफ्लोरेसेंस है। अगर 50% ऑफ द सरफेस एरिया 50% सरफेस एरिया पे वाइट डिपॉजिट है तो हम इसे बोलेंगे मॉडरेट एफ्लोरेसेंस। अगर मोर देन 50% से ज़्यादा वाइट डिपॉजिट हैं तो हम इसे बोलेंगे हैवी एफ्लोरेसेंस। तो याद हुआ, अगर 0% है तो नील एफ्लोरेसेंस, अगर 0 से 10% के बीच में है तो स्लाइट एफ्लोरेसेंस, अगर 10% टू 50% के बीच में है तो मॉडरेट एफ्लोरेसेंस, अगर मोर देन 50% एफ्लोरेसेंस है तो उसे हम बोलेंगे हैवी एफ्लोरेसेंस। ओके, तो ये आपको क्लियर हुआ। देन हम उसके बाद बात करते हैं डायमेंशन एंड टॉलरेंस टेस्ट। नाम से ही पता लग रहा है डायमेंशन का मतलब क्या हुआ कि उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट में कितना चेंजेज है। अगर वो प्रॉपर शेप की नहीं है तो उसकी डायमेंशन प्रॉपर नहीं होगी। तो सारे ब्रिक एक ही साइज़ की होनी चाहिए, ये नहीं कि कोई ब्रिक छोटी हो कोई बड़ी हो। तो इसके लिए हम डायमेंशन एंड टॉलरेंस टेस्ट करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं, स्टैंडर्ड साइज़ के ब्रिक लेते हैं। तो मैंने आपको बता चुका हूँ स्टैंडर्ड साइज़ का ब्रिक का साइज़ क्या होता है, 19x9x9 सेंटीमीटर। हम स्टैंडर्ड साइज ब्रिक पे करते हैं, या एनी अदर कोई ब्रिक हो तो उसके लिए डायमेंशन। तो स्टैंडर्ड साइज के लिए हम बात करते हैं क्योंकि ये प्योर रेक्टेंगुलर शेप हो गई। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम 20 ब्रिक उठाते हैं, कितनी 20 ब्रिक उठाते हैं स्टैंडर्ड साइज़ की, 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर की। तो हम उसे रैंडमली सेलेक्ट करते हैं। रैंडमली सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, जनरली उसे लेंथ वाइज स्टैक करते हैं, मतलब लेंथ वाइज लगाते हैं उनकी लेंथ वाइज लगाते हैं, या अलोंग दी विड्थ या अलोंग दी हाइट, कैसे भी लगा सकते हैं। कैसे, या तो लेंथ वाइज बनाओ या अलोंग दी विड्थ या अलोंग दी लेंथ। हमने उसको स्टैक किया, हमने उसको लाइन से लगा दिया है। देन हम उसके बाद चेक करते हैं, तो देखिएगा 20 ब्रिक हैं। अगर 19 सेंटीमीटर हमने लेंथ वाइज लगाया है तो 19 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 380 सेंटीमीटर। तो लेंथ टोटल कितनी हो गई, 380 सेंटीमीटर। अगर 380 सेंटीमीटर से ज़्यादा कितना प्लस माइनस चल जाएगा, लिमिट बोल सकते हैं, परमिशन लिमिट। या अगर प्लस माइनस 80 mm या तो प्लस ज़्यादा, या प्लस माइनस या माइनस 80 mm कम, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर इससे ज़्यादा है तो ब्रिक डायमेंशन टेस्ट में फेल हो जाती है। अब हम विड्थ की अलोंग बात करते हैं, तो विड्थ कितनी होती है, जनरली 9 सेंटीमीटर होती है। 20 ब्रिक की बात करेंगे तो 9 सेंटीमीटर इंटू 20 डेट मीन्स 180 सेंटीमीटर। 180 सेंटीमीटर। और इसकी टॉलरेंस लिमिट या परमिशन लिमिट होती है
तो हम लेते हैं 40 mm। ये हम IS कोड के हिसाब से सारी चीज़ें डिजाइन की हैं, तो ±40 mm, या तो +40 mm ज़्यादा हो सकता है या -40 mm हो सकता है। यही सेम हाइट में, क्योंकि विड्थ भी 9 सेंटीमीटर है और हाइट भी 9 सेंटीमीटर है। तो ये क्लियर हुआ। तो हमने कौन कौन से टेस्ट किए बताइएगा, एक सोचिएगा एक बार। तो हमने सबसे पहले किया कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, देन वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, देन एफ्लोरेसेंस टेस्ट, देन डायमेंशन एंड टॉलरेंस टेस्ट। तो ये ब्रिक के कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं। तो ये हमारा ब्रिक चैप्टर कंप्लीट होता है। सो थैंक यू।